हेलो फ्रेंड्स। सो आप लोगों ने मेरा सैलरी का रिवीजन देखा होगा, अमेंडमेंट्स देखे होंगे। नाउ वी आर गेटिंग इनटू द अनदर चैप्टर के अमेंडमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा लेंदी है। नाउ कैपिटल गेन। नाउ फ्रेंड्स, कैपिटल गेन में भी आई विल बी डिवाइडिंग माय वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट्स मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिसंबर 20 में एग्जाम दिया था, नाउ दे आर गिविंग जून 21 ऑल्सो, सो दे नो दिस होल चैप्टर बराबर, दे हैव स्टडीड वेरी वेल। बट कितने अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अपने नोट्स में खाली उन पॉइंट्स को अमेंड कर लो और बाकी पूरा चैप्टर आपको एज इट इज स्टडी करना है। तो माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज अमेंडमेंट, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, मतलब एग्जाम में आज तक कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ताकि जब आप एग्जाम के फर्स्ट डे, एग्जाम के एक दिन पहले व्हेन यू रिवाइज इट, आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। नाउ माय सेकेंड पार्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड देन माय थर्ड पार्ट में पूरे कैपिटल गेन को समराइजली 8 पॉइंट्स में मैंने कन्वर्ट किया है एंड वी विल गोइंग टू रिवाइज इट। आई विल गोइंग टू डू अ रिवीजन फॉर यू ऑल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट अमेंडमेंट, सेकेंड पार्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, थर्ड पार्ट, ठीक है, द होल चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो माय फर्स्ट पार्ट इज अमेंडमेंट्स। मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूं, बराबर है। नाउ सो दैट आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर टाइम, ठीक है, यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स इफ यू फील कि इट इज यूजफुल फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, शुरू करते हैं। कैपिटल गेन में सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट्स हैं फ्रेंड्स, एक और है लेकिन वो आपके सिलेबस के लिए अभी यूजफुल नहीं है, फिलहाल उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करता। सो आई एम गिविंग यू 2 अमेंडमेंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल, और इस बार शायद इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। रीजन बाद में बताऊंगा। तो देखो, पहला अमेंडमेंट, अंडरस्टैंड कैपिटल गेन्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन of capital asset acquired before 1st April 2001. Now friends, आपने एक रूल पढ़ा है revaluation scheme का, am I correct? आपने revaluation scheme का एक कंसेप्ट पढ़ा है कि if assessee, if transferor, इस चैप्टर में transferor is the assessee, अगर कोई assessee ने एसेट को acquire किया है 1st April 2001 से पहले, तो उसका cost of acquisition revaluation scheme पे डिसाइड होगा, बराबर है। तो आप क्या रूल अप्लाई करते थे? नाउ इफ एनी एसेट इज अक्वायर्ड बिफोर 1st April 2001 देन योर कोआ विल बी व्हाट? ओल्ड रूल क्या था? आपने क्या पढ़ा है? तो आपका कोआ क्या होगा? आपका कोआ होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001 और एक्चुअल कॉस्ट, विच एवर इज हायर लेते थे आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एम आई करेक्ट? कभी भी आपने कोई भी एसेट को 1st April 2001 से पहले खरीदा है तो आप उसे रीवैल्यू करते थे। आप अपने एक्चुअल कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द 1st April 2001 से रीवैल्यू करते थे, कंपेयर करते थे, और जो हायर होता था उसे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करते थे। नॉर्मल रूल था, बराबर है। बट फ्रेंड्स सुनो 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 सुनो, इस बार अमेंडमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है। ये रूल ऑलरेडी है लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। इस रिवैल्यूएशन स्कीम में, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। ओके, तो मेरी बात सुनो, तो ये रूल्स आपको याद आ गए होंगे, बराबर, ये रूल आप अप्लाई करते थे। अब सुनो फर्स्ट अमेंडमेंट, अगर आपने कोई भी एसेट को 1st April 2001 से पहले परचेज किया है तो आपका कोआ क्या होगा? तो आपका कोआ का रूल वही है अदर एसेट्स के लिए। दिस वाज द रूल फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001 और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। हाँ कि ना? यस। तो सर ये तो हमने पढ़ा है, अमेंडमेंट कहां है? अमेंडमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग में। पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे भी यही रूल था ऑन ऑल द एसेट्स, बट अब इनकम टैक्स ने ये लिखा है कि भाई अब जो लैंड एंड बिल्डिंग पे अमेंडमेंट है, नाउ आप रीवैल्यू तो करेंगे लेकिन आपका फेयर मार्केट वैल्यू आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए, बराबर। योर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001 should not exceed
टू योर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. दिस इज द अमेंडमेंट. तो बहुत सिंपल तरीके से, अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, बराबर, तो आप लोग कौन सा रूल अप्लाई, किस तरीके से उसको रिवैल्यू करेंगे वो सुनो. मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं. तो देखो, सबसे पहले आप लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001. आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा. हाँ तो सर वो तो हम लोग लेते ही थे, इसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर लेंगे, तो ये तो ओल्ड रूल है. ना 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 ना, अब सुनो, पहले आप फेयर मार्केट वैल्यू को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करेंगे. स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001. ओके, नाउ दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट इज. एक मिनट सर, बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो बेचने के टाइम पे एफईओसी पे भी है, वहां तो है ही सेक्शन 50C. अब रिवैल्यूएशन स्कीम में भी ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? तो लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर मार्केट वैल्यू सबसे पहले आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेयर. तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों सेम डेट की हैं, 1 अप्रैल 2001 ही है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी. आप इन दोनों में से you will going to consider a lower, क्योंकि आपका फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए. तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो विच एवर इज लोअर ही लेंगे. अब इसमें से आप सबसे पहले लोअर फिगर कंसीडर करेंगे. ओके, अब तो सर ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया. नो फ्रेंड्स, अब इसको आप अपने एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, और एक्चुअल कॉस्ट इन दोनों में से विच एवर इज हायर विल गोइंग टू बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, यस, तो फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, उसमें से लोअर, और फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, वो जाके आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा. दिस इज द अमेंडमेंट. अच्छा, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर अदर एसेट्स से वही ओल्ड रूल है, सीधा फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर ले लो. ओके 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 ओके, तो आप लोग को ये फर्स्ट अमेंडमेंट समझ गया होगा. मैंने इसके लिए एक सम भी दिया है ना, जरा देख लेते हैं. सीधे सम, हाँ, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिसाइड करने के लिए. मिस अरुणा acquired a land on 10th April 90, acquired a land on 10th April 90 for rupees 40,000. अरुणा जी ने, जो कि हमारे एसएससी हैं, उन्होंने लैंड परचेज किया था 1 अप्रैल 90, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले. तो 40,000 इज माय एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल परचेज प्राइस है. हाँ जी. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 2,55,000. बराबर. अब हमको रिवैल्यू करना पड़ेगा ट्रांसफर करने से पहले, ताकि हमको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता चले. फेयर मार्केट वैल्यू 2,55,000 है. अब देखो, ओल्ड रूल के हिसाब से आप 2,55,000 कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट 40,000 और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 2,55,000, विच एवर इज हायर 2,55,000. बट नो, अब से अमेंडमेंट है, अब आपको उसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा. तो सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दिया होगा. देखो, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, जिस दिन फेयर मार्केट वैल्यू दिया उसी दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 2,50,000. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, तो बताओ कोआ क्या होगा. तो आप वर्किंग कर लो, बहुत सिंपल. देख लो, मैं यहीं पे वर्किंग कर देता हूं. नाउ अंडरस्टैंड. तो आप लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, बराबर 2001 से कंपेयर करेंगे. तो अब देखो, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 2,55,000, बराबर. स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 2,50,000. अब इनकम टैक्स कहता है आप रिवैल्यूएशन भी करेंगे तो भी आपका फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो ठीक है, तो हम लोअर वाला फिगर ले लेंगे. तो आपको लोअर आ गया 2,50,000. बट दिस इज नॉट योर कोआ. Now you have to compare with your actual cost. आपने प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी, 40,000 में. तो बट ऑफ वैसे विच एवर इज हायर, योर कोआ इज 2,50,000, बराबर. तो योर आंसर इज बी. जस्ट वी हैव फाउंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. होप आपको फर्स्ट अमेंडमेंट समझ में आ गया. यस सर. सेकेंड अमेंडमेंट अगेन लैंड एंड बिल्डिंग पे ही है. मतलब इस बार कैपिटल गेन पे अगर आपको कोई भी सेल और परचेज कैपिटल गेन के सम्स आएंगे, आई गारंटी इट 99% चांसेस लैंड एंड बिल्डिंग पे ही आने के हैं.
बराबर। वैसे मैं आपको एक ट्रेंड भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप सेकेंड अमेंडमेंट देखिए आप। नाउ सेकेंड अमेंडमेंट इज अगेन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज सेक्शन 50C। अब आपने ओल्ड रूल क्या पढ़ा है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 50C जो है वो FEOC ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, बराबर है। अब देखो सेक्शन 50C कहता है कि आप लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपका कंसीडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, बराबर है। नाउ लेकिन सर कम हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा था ओल्ड रूल में कि 5% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अग्री करते हो? यस। अगर आपका कंसीडरेशन जो सेल प्राइस है, बराबर है, वो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो ओल्ड रूल ये था कि आपके स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में और सेल प्राइस में, विच इज कंसीडरेशन अमाउंट में 5% से ज्यादा का गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज्यादा का गैपिंग है तो आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को FEOC मानेंगे। दिस रूल यू नो वेरी वेल। एम आई करेक्ट? यस। तो इनकम टैक्स वालों ने 5% का रिलैक्सेशन दिया था। अब फ्रेंड्स अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट यह है कि अब उस 5% के रिलैक्सेशन को बढ़ाकर 10% कर दिया है। यस, इट इज अ बेनिफिट। मतलब अब आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेच सकते हैं, लेकिन कितना कम? 10% का गैपिंग। अच्छा सर, अगर 10% से ज्यादा से कम हुआ तो फिर आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को FEOC मानना पड़ेगा, बराबर। नाउ तो सुनो, व्हाट वाज द ओल्ड रूल? ओल्ड रूल वाज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और आपका कंसीडरेशन अमाउंट, बराबर, कंसीडरेशन अमाउंट इंटू 105%, बराबर। 100% तो कंसीडरेशन है, 5% आप ऐड करेंगे, तो इनकम टैक्स कहता है कि आप 105% को ऐड करो, बराबर है। अब 105% को ऐड करने के बाद आप चेक करो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर है कि आपका कंसीडरेशन ग्रेटर है। अगर आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर है, बराबर, तो फिर आपका FEOC स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगा। एम आई करेक्ट? यस। लेकिन अगर आपका कंसीडरेशन प्लस 5% ग्रेटर है, तो फिर आपका FEOC कंसीडरेशन होगा, बराबर। ये रूल आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब तो सर अमेंडमेंट क्या है? ये तो ओल्ड ही रूल था, छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है फ्रेंड्स। ये 5% नहीं, अब 110% लेना है, मतलब 5% को डबल कर दिया है। तो इट्स एडवांटेज, गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दिया है कि ठीक है भाई, अब आपके सेल प्राइस में और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में 10% तक का डिफरेंस होगा, तो हम आपका सेल प्राइस पे ही आपको टैक्स भरने को बोलेंगे, बराबर। नाउ तो रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा रिलैक्स किया है, बराबर। तो सुनो, बहुत सिंपल। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही बना दिया है कि भाई जब भी लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो आपको अगर क्वेश्चन में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दिया है तो चेक करो कि भाई वो जो कंसीडरेशन है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम तो नहीं है। तो आप लोग FEOC डायरेक्टली सेल प्राइस मत ले लेना लैंड एंड बिल्डिंग में। तो सर कैसे करेंगे? तो देखो, आपको क्या करना है, आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो एग्जाम में दी है वो कंसीडर करनी है और कंसीडरेशन को 110% से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको दोनों फिगर मिल गए, कंसीडरेशन इंटू 110%। अब देखना है कि कौन सा फिगर कंपैरेटिवली ग्रेटर है। तो इधर आओ, तो देखो पहली सिचुएशन, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन कंसीडरेशन इंटू 110%, तो FEOC विल बी फ्रेंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ओनली। बात खत्म हो गई, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपने कंसीडरेशन में 10% ऐड किया, फिर भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब आपके कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में 10% से ज्यादा का गैप है। तो गवर्नमेंट कहता है ये तो तुमने बहुत ही लो प्राइस पे बेचा है, नो, आपको टैक्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे करना होगा, है ना। नाउ अच्छा, बट अगर कंसीडरेशन में 110 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कंसीडरेशन का अमाउंट, बराबर, ग्रेटर हो जाता है, मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बिकम लेसर, तो सेकंड सिचुएशन, या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बिकम इक्वल, ग्रेटर नहीं है, या तो लेसर है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या तो इक्वल हो जाता है, तो गवर्नमेंट कहता है देन द गैप बिटवीन कंसीडरेशन एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज लेसर देन 10%। तो आप लोग ने जितने पे बेचा है आप उतने पे ही टैक्स भरो, देन योर अमाउंट विल बी कंसीडरेशन अमाउंट।
ना बी केयरफुल, 110% मत लेना, एक्चुअल कंसिडरेशन आपको कंसिडर करना होगा. ओके यस, तो 5% के बदले 10% का रिलैक्सेशन दिया है. दिस इज द सेकेंड अमेंडमेंट इन द कैपिटल गेन. अब देखो, टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर मैनर, मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया हुआ है. जरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं और देखते हैं हाउ विल गोइंग टू डिसाइड द एफईओसी. तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन स्कीम में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रिस्ट्रिक्शन आ गया और इसमें भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कंसीडरेशन आ गया, मतलब बेचने पे भी और कोआ को डिसाइड करने पे भी, है ना. नाउ तो लैंड एंड बिल्डिंग पे दोनों बाजू रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, अग्री करते हो, एक लिमिटेशंस दी है. चलो अच्छी बात है. मिस्टर अभिषेक ट्रांसफर्ड लैंड एंड बिल्डिंग whose stamp duty value is 55 लाख. अभिषेक ने एक लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है. कितने में बेचा, एक्चुअल सेल प्राइस क्या है, एक्चुअल कंसिडरेशन क्या, अभी तक पता नहीं है. ठीक है. फाइंड एफईओसी, आपको सिर्फ एफईओसी डिसाइड करना है इन द फॉलोइंग सिचुएशन इंडिपेंडेंटली. ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन में दो सिचुएशंस बनाई है. सिचुएशन 1, सेल प्राइस इज 48 लाख. देखो, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, 55 लाख, लेकिन आपने अपनी प्रॉपर्टी को कितने बेचा, 48 लाख. गवर्नमेंट कहता है देख ये नहीं चलेगा, बराबर ना. तो अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्या मेरे सेल प्राइस में 48 लाख में और 55 लाख में 10% से ज्यादा का गैप है कि 10% से कम का गैप है. अगर इन दोनों में 10% से ज्यादा का गैप है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका एफईओसी बनेगा, और अगर 10% से कम गैप है तो गवर्नमेंट कहता है ठीक है, तो फिर आप एफईओसी ले लो, सॉरी कंसिडरेशन अमाउंट कंसिडर करो, बराबर. अब सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ. नाउ तो पहले मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखता हूं, सिचुएशन 1. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 55 लाख, हाँ कि ना, यस. अब आपको कंपेयर करना है कंसिडरेशन इनटू 110% से, अग्री, यस सर. तो कंसिडरेशन कितना है सिचुएशन 1 में, 48 लाख. आपने अपनी प्रॉपर्टी को 48 लाख पे बेचा है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू 55 लाख है. ठीक है, तो 48 लाख इंटू 110% यू विल गोइंग टू कंसीडर, बराबर. तो आप लोग को फिगर आएगा समथिंग 52,80,000 समथिंग समथिंग, बराबर. तो देखो 10% आपने अपनी कंसिडरेशन में ऐड भी किया ना, तो भी आप 55 लाख तक नहीं पहुंच रहे हैं. इसका मतलब गैप 10% से ज्यादा का है. तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई देखो ये सिचुएशन क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन कंसिडरेशन इनटू 110%. तो आपका एफईओसी क्या रहेगा, जो ग्रेटर है वो 55 लाख. दिस विल गोइंग टू बी योर आंसर इन फर्स्ट सिचुएशन. ओके ओके ओके. नाउ तो फर्स्ट सिचुएशन में इवन तो यू हैव सोल्ड योर प्रॉपर्टी फॉर 48 लाख, आपको टैक्स 55 लाख पे आएगा. सिचुएशन 2, अब सिचुएशन 2 क्या है, इफ सेल प्राइस वुड बी 50 लाख, हम इसको 52 लाख कर लेते हैं. सो बट वाई, ऐसे ही. ठीक है, 52 लाख, चलो बाद में 50 लाख भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अगर आपका सेल प्राइस 52 लाख होता तो सुनो, तो गवर्नमेंट कहता है देखो प्रवीण, तुमने 52 लाख में भी अपनी प्रॉपर्टी बेची है ना, तो भी 55 लाख से कम है. मैं बोलता हाँ, तो बोलता हमारी वैल्यू से तो कम है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो चलो कंपेयर करो. तो 55 लाख और आपका कंसीडरेशन इनटू 110%. ओके ना, तो कंसीडरेशन तो 52 लाख है, वो तो कम है. गवर्नमेंट कहता है हम इसमें 10% ऐड कर लेते हैं. मल्टीप्लाई बाय 110 करने का मतलब है आप 10% उसमें ऐड कर रहे हो, बराबर. तो आपको फिगर आएगा समथिंग 57,20,000, बराबर. तो कहने से जब मैंने 10% ऐड किया तो मेरा कंसिडरेशन अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा हो गया. हाँ, तो गवर्नमेंट कहता है ठीक है, ज्यादा होने का मतलब है दोनों के बीच में 10% से कम का गैप है. तो होता ही मतलब इन दिस सिचुएशन योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू is lesser than consideration amount into 110%. तो फिर इस केस में गवर्नमेंट कहता है आप 52 लाख पे टैक्स पे कर सकते हैं. योर एफईओसी विल बी 52 लाख. ओके, सी
तो सर अभी आपके दिमाग में डाउट आ सकता है सर 57 लाख 20 नहीं लेंगे ना, उसमें तो 10% एडिशन है ना, माय एक्चुअल कंसिडरेशन 52 लाख ओनली, दैट इज जस्ट टू see the gap, whether the gap is 10%, less than 10% or more than 10%. ओके अच्छा सर, अगर हम यहां पर 52 लाख के बदले 50 लाख लेते तो ये एग्जैक्टली 55 लाख आता, तो भी आप एफईओसी ले लेते। चलो ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस अमेंडमेंट ऑल्सो। यस तो देर आर द ओनली 2 अमेंडमेंट्स, 2 पॉइंट्स ऑफ अमेंडमेंट्स। आप अपने नोट्स में चेंज कर लें और बाकी का पूरा कैपिटल गेन आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ज्यादा स्ट्रेस मत लें। ओके अच्छा, एक और पॉइंट 3 लिख देता हूं मैं। आई एम राइटिंग पॉइंट नंबर 3 ओवर हियर। इंडेक्स, जो आप सबको पता ही होगा। नाउ इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 इज 301। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, मतलब इंडेक्सेशन, क्योंकि अब आपका प्रीवियस ईयर जो आपके सम्स आने वाले 2021 का आने वाला है, तो 301 का इंडेक्सेशन याद रखना होगा। बाकी के इंडेक्सेशंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू मेमोराइज इट। ओके, अब देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, माय वीडियो पार्ट 2, माय सेकंड पार्ट। नाउ फ्रेंड्स, कैपिटल गेन बहुत ही लेंथी चैप्टर है, मैं जानता हूं, वैरायटीज बहुत है, चैप्टर तो 8 पॉइंट्स का है, बराबर। नाउ सो एग्जाम के टाइम पे आप लोग को किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो जरा देख लो। नाउ जो मैंने अटेम्प्ट्स लिखे हैं, टॉपिक्स लिखे हैं और टी करके लिखा, टी का मतलब है थियोरी। कैपिटल गेन में कैलकुलेशन से ज्यादा हमेशा थियोरी आई है। अब बिफोर आई गेट इनटू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में कैलकुलेशन हो या थियोरी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर आया है। तो जो पहले 2 पॉइंट्स के अमेंडमेंट पढ़े ना, प्लीज उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आए हैं वो है टैक्स कैलकुलेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैलकुलेट करो, तो आपको टैक्स रेट्स भी पता होनी चाहिए, मैं रिवीजन में डिस्कस करूंगा, मेरा जो थर्ड पार्ट है। ओके नाउ, तो पहले हम देख लेते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला है एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसेट्स। यस फ्रेंड्स, आपने कैपिटल एसेट का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, बराबर है। नाउ 5 थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट, है ना। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूडिंग सम स्पेसिफाइड आइटम्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, स्टॉक इन ट्रेड, बराबर, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, हाँ कि ना। यस, तो वो लोग आपको एग्जांपल्स पूछते हैं कि भाई कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है, तो नीचे ना एग्जांपल दिए होंगे, ज्वेलरी, ठीक है, पेंटिंग, पर्सनल कार एक्सेट्रा। तो आपको उसमें से जो कैपिटल एसेट नहीं है उसको टिक मार्क करना है। कितनी बार ये क्वेश्चन आया देखो, 4 बार, दिसंबर 14, दिसंबर 16, दिसंबर 17, जून 18। ठीक है, तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन ऑफ कोर्स आपको आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स इसमें थियोरी हो सकती है। सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। फ्रेंड्स, एक बार ट्रांसफर का भी डेफिनेशन पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर। अब ट्रांसफर तो आपने पढ़ा है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, और ये लेटेस्ट एग्जाम में था, दिसंबर 20 में ही था, हाँ कि ना। तो आपको एक बार प्रॉपर डेफिनेशन रीड करके जाना है, सो दैट आप ये पता लगा सको कौन सा ट्रांसफर की डेफिनेशन में कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है। देन होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बराबर है। इसके बिना आप यही पता नहीं लगा सकते हो कि जो एसेट का कैलकुलेशन, कैपिटल गेन आप निकालने वाले हो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। एम आई करेक्ट? तो होल्डिंग पीरियड के ऊपर क्वेश्चन 2 बार आए हुए हैं, जून 15, जून 18। ऑफ कोर्स थियोरी है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एफईओसी, ओह फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जो सम आए हैं, बराबर, देखो मैंने टी नहीं लिखा है, टी नहीं लिखा है इसका मतलब इट वाज अ कैलकुलेशन पार्ट, लेकिन यू नो व्हाट, इसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करने को नहीं बोला था, सिर्फ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना था। और मालूम है ये दोनों ही बार उन्होंने लैंड और बिल्डिंग पे ही क्वेश्चन पूछा था, बराबर। तो एफईओसी निकालने के टाइम पे वो अभी भी जस्ट सॉल्व किया ना, 105% का 110% का अमेंडमेंट किया है, रिलैक्सेशन, वो वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ओके, कैपिटल गेन जितना बड़ा है फ्रेंड्स, एग्जाम में उतने लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चंस, वेरी लिमिटेड टू द कैलकुलेशंस। अभी तक देखो जो मैंने आपको बताए वो मोस्टली सब थियोरी ही है, बराबर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे क्वेश्चंस आए हैं, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने सब टॉपिक भी लिखे हैं, बोनस शेयर पे
क्वेश्चंस आए हैं। अब बोनस शेयर्स, यू पीपल नो, अगर बोनस शेयर्स आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं तो आपका कोआ विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। लेकिन अगर बोनस शेयर्स आपको 1 अप्रैल 2001 के बाद रिसीव हुए हैं तो फिर आपका कोआ निल होगा, बराबर है। देन गिफ्टेड एसेट, आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि यू आर द करंट ओनर, आप लोग को जो एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो अभी, वो आपको पास्ट ईयर में आपकी फैमिली से गिफ्ट मिले थे, बराबर है। यू हैव रिसीव्ड बाय इनहेरिटेंस, बाय विल, बाय गिफ्ट, तो यू विल बी द करंट ओनर एंड द पर्सन हु हैव गिफ्टेड यू इज द प्रीवियस ओनर। तो गिफ्टेड एसेट ट्रांसफर, मंजुला जी शाह का भी केस पड़ा होगा इस केस में, बराबर। ये एक बार आया है लेकिन सिर्फ थियोरेटिकल आया हुआ है। सेल्फ जनरेटेड एसेट, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स को प्लीज जरा बराबर पढ़ना, बराबर। उसका कोआ निल होता है गुडविल के केस में, इसमें गुडविल का केस आया था, एक ही बार पूछा गया। बट नाउ टैक्स कैलकुलेशन, अब देखो आपको कैपिटल गेन सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स रेट्स याद होनी चाहिए, और कभी कभी वो सिर्फ रेट्स पूछते हैं, भाई इन ट्रांजैक्शंस पे 20% टैक्स आएगा कि 10% टैक्स आएगा, और टैक्स कैलकुलेशंस लटक जी और सटक जी पे, बराबर, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 14, जून 15, दिसंबर 15 एंड जून 16 में, बराबर। नाउ फोरफीचर ऑफ एडवांस मनी, बराबर। अब अगर करंट ईयर में आप एडवांस मनी फोरफीट करते हैं तो वो इनकम है और वो अदर सोर्स में जाकर टैक्सेबल होगा, एम आई करेक्ट। नाउ दिसंबर 15 में एक ही बार क्वेश्चन आया था थ्योरेटिकली। सेल ऑफ एसेट, हाँ, सेल पे काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप लोग ने कितनी सारे टाइप पढ़े हैं, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशंस, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बराबर। इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं कैलकुलेशंस में, लेकिन ज्यादा करके क्वेश्चन सेल पे आए हैं, दिसंबर 14, दिसंबर 17, दिसंबर 17, दिसंबर 19, दिसंबर 20 में। बट एक चीज बता दूं, इनमें बराबर ज्यादा करके लैंड एंड बिल्डिंग पे ही सेल का कंसेप्ट आया, हाउस प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग ही हो गया, इमोबल एसेट पे। कंपलसरी एक्विजिशन दिसंबर 15 में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, दैट टू थियोरेटिकल, मतलब थ्योरी का कंटेंट ज्यादा था, थ्योरी पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेशंस ना करें, नाउ बट संभालना। सेक्शन 50C, आपने एग्जाम्पशंस के सेक्शंस पढ़े हैं, सेक्शन बराबर। नाउ सेक्शन 50C में इस बार अमेंडमेंट है, बराबर, FEOC, हाँ की ना, लैंड एंड बिल्डिंग। नाउ 5% का 10% का रिलैक्सेशन किया। नाउ देखो कितनी बार पूछा गया, जून 15, जून 18 में 2 बार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 तरीके से, और दिसंबर 18, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस है, ओके। नाउ अब देखो जरा, इलेवेंथ इस सेक्शन 54, सेक्शन 54 आपके एग्जाम्पशन सेक्शंस है। सेक्शन 54 वाज ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपको पुराना हाउस प्रॉपर्टी बेच के नया हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाना है या परचेज करना है, बराबर। एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, दैट टू बी थियोरेटिकल। सेक्शन 54 में फ्रेंड्स आप लोग को सेक्शन 54 EC और F पे थोड़ा ध्यान देना है, पढ़ के सारे ही जाने हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस बहुत कम आते हैं, थियोरी पे ज्यादा फोकस होती है। नाउ सेक्शन 54 EC, बराबर, यू कैन ट्रांसफर एनी एसेट बट यू हैव टू परचेज द बॉन्ड्स ऑफ RECL और NHAI, बराबर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 3 बार ये क्वेश्चन आया है, 2 बार थियोरेटिकल है, 1 बार कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन भी फ्रेंड्स फुल फ्लेज नहीं था, उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल गेन अमाउंट दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से एग्जम्पशन निकालना या टैक्सेबल अमाउंट निकालना था। सेक्शन 54F, बराबर, आप कोई भी एसेट सेल करें लेकिन बदले में आपको एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, बराबर, थियोरेटिकली आया हुआ है, ठीक है, एक बार। नाउ स्लम सेल एक बार आया हुआ है दिसंबर 20 में लेटेस्ट। अच्छा, दिसंबर 20 में स्लम सेल का मीनिंग पूछा गया था, डेफिनेशन, बराबर। नाउ मैंने दिसंबर 20 का भी पेपर डाल रखा है, आप जरा चेक कर सकते हैं, बराबर। तो बाय दिस माय सेकंड पार्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, कि आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है वो भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं, दैट इज द रिवीजन ऑफ कैपिटल गेन। मैंने उसमें भी हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। नाउ बट फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू वॉच माय रिवीजन लेक्चर, ठीक है, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप ऑफ एप्लीकेशन ऐप प्रोविंग CS, आप अपने प्ले स्टोर से, बराबर। नाउ या फिर
अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से आप हमारा प्रोविंग सीएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ही हम लोग ने हमारा रिवीजन लेक्चर अपलोड किया है। यूट्यूब पे सिर्फ आपको अमेंडमेंट्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो यू कैन डाउनलोड द ऐप बराबर टू वॉच माई रिवीजन लेक्चर ऑन कैपिटल गेन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। बाय फ्रेंड्स।